दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्केट अशोक गोयल। आप वास्तु पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपने बुक्स भी लिखी हैं वास्तु से रिलेटेड। एंड मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें आप बताते हैं कि कैसे हमको अंधविश्वास पे नहीं जाना चाहिए वास्तु से रिलेटेड। बट आपका पर्सनली वास्तु को लेकर क्या ओपिनियन है? मतलब। देखो, सही दृष्टि से अगर आप समझो ना, तो जो वास्तुशास्त्र है, दिस इज नथिंग बट क्लाइमेटोलॉजी। जी सर। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते हैं, हाँ जी। तो वास्तु बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी है। और हुआ क्या कि कालांतर में पंडितों ने इसको लोगों को डरा के पैसे कमाने का जरिया बना दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि आग्नेय कोण में रसोई होनी चाहिए। हाँ जी। आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट। जी सर। ठीक है। अगर आग्नेय कोण में रसोई नहीं होगी तो आपको ये नुकसान हो जाएंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र में आग्नेय कोण में रसोई होने के फायदे बताए गए, उसमें नुकसान होने की कोई चिंता नहीं थी। इसी तरीके से कहा गया था कि भाई नॉर्थ ईस्ट में कुआं होना चाहिए जी। ताकि उगते हुए सूरज ने वहां पर पड़े तो पानी हमेशा पवित्र रहेगा। जी। पश्चिम की दिशा को यम की दिशा मानी गई थी। वो इसलिए कि साउथ वेस्ट में जो डूबता हुआ सूरज होता है उसकी किरणें तंग करती हैं, जी सर। इसलिए कहा गया पश्चिम की दीवारों को मोटा बनाए और पश्चिम की दीवारों में खिड़कियां ना खोले। जी। बल्कि दिशा को भी वास्तुशास्त्र में खराब बताया गया था। लेकिन दक्षिण की दिशा में अगर आप आर्किटेक्चर में ओरिएंटेशन को ठीक से समझें तो दक्षिण की दीवार में बनी हुई खिड़कियों में अगर हम 2 फुट का सनशेड लगाएंगे तो गर्मी में तो सूरज की रेस पड़ जाएंगी, लेकिन सर्दी में उसी कमरे में दक्षिण दिशा में बैठे हुए कमरे में आप धूप का आनंद उठा सकेंगे। अब आइए, वास्तु के पंडितों ने क्या बदमाशी करी। उन्होंने कहा अच्छा साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में नहीं है किचन में आग्नेय कोण में, कोई बात नहीं, आप एक लालटेन लटका दीजिए। मतलब अग्नि जी। अच्छा, और उससे देखिए आगे क्या करा उन्होंने कहा लालटेन जलाने का तो बड़ा मुसीबत का काम है, आप ऐसा करते हैं कि एलईडी बल्ब भी लगा दूंगा। तो आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में साउथ ईस्ट में लोगों ने लालटेन लटका रखी है या एलईडी बल्ब जला रखा है, 24 घंटे जलता रहता है। जी। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। किसी आप लंगड़े को एक लाठी दे दें जी। तो बेचारा सहारा हो जाएगा, लेकिन आपने उसको लाठी नहीं दी, आप उसको कहेंगे तेरे हाथ में एक इमेजिनरी लाठी है, इसको पकड़ के खड़ा रहे। गुजरात के एक साहब है, वास्तु के नाम पे पिरामिड बेचते हैं और वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में पिरामिड बेच चुके हैं। ठीक है। जी। अब इन विद्वानों को पूछो कि पिरामिड के अंदर मिस्र के लोगों ने क्या करा, क्या वो रहते हैं उसमें? वो नहीं रहते। पिरामिड में क्या करा? मुर्दे। यस सर। टूम्स की तरह ट्रीट किया। ठीक है। पिरामिड जो है वो आपके घर के लिए कैसे हो सकता है? अब आप देखिए, कुछ लोग जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जब वो धूप अगरबत्ती जलाते हैं या धूप जलाते हैं या हवन करते हैं तो उसकी राख को अपने माथे पे लगाते हैं, उसको शुभ मानते हैं। जी। ठीक है। क्या शमशान घाट की राख को माथे पे लगाओगे? नहीं सर। शमशान घाट की राख आपके माथे पे लगाने के लिए शुभ नहीं है। तो ये पिरामिड है वो घर में सर इनफैक्ट जी। तो पिरामिड आपके घर रजाइज कैसे कर सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। तो सर क्या आप इस थॉट में आप इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे कि जैसे वास्तु को गलत वे में बेचा जा रहा है या लोग जो गलत लोग हैं जो लोगों को गलत वे में गाइड कर रहे हैं, इसको स्टॉप करने के लिए हम वास्तु को भी मॉडिफाई करना चाहिए आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से? क्या ये बात सही है? देखो, मुझे नहीं पता कि आपको डिग्री अंग्रेजी में मिली है कि हिंदी में मिली है। आर्किटेक्ट का हिंदी शब्द वास्तुकार है। वास्तुकार जी सर। ठीक है जी। और आर्किटेक्ट का हिंदी शब्द है वास्तुशिल्प। जी। भैया हम तो पहले
पहले से ही वास्तुशास्त्री हैं। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर सर। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? वास्तुशिल्प है। वास्तुशास्त्र। अब पंडितों ने बैठ के अपने आप को वास्तुकार कहना शुरू कर दिया है या वास्तुशास्त्री कहना शुरू कर दिया, और हम और आप पढ़े लिखे लोग वास्तु के मुख से भटकना शुरू हो गए। नहीं, हम वास्तु की, अरे भैया हम तो 24 घंटे वास्तु की बात करते हैं। ये जो मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, नॉर्थ पॉइंट को दिमाग में रख के, नॉर्थ पॉइंट क्यों लगाते हैं हम किसी भी प्लान को बनाने से पहले? टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटोलॉजी। हम सूरज की किरणों की बात तो कर रहे हैं, हवा के आवागमन की बात तो कर रहे हैं, हवा कहाँ से आएगी और कहाँ से जाएगी। जी सर। और अधिकतर जितने मैं पढ़े लिखे नौजवान आर्किटेक्ट देखता हूँ, युवा आर्किटेक्ट देखता हूँ, कहते हैं नहीं सर वास्तु की बात नहीं करेंगे हम। अरे भैया तुम कोई वास्तुकार? जी सर। अब क्योंकि तुम अंग्रेजी में पढ़ लिया तो तुम आर्किटेक्ट हो गए, अब आर्किटेक्ट हो गए तो तुम कहते मैं बात नहीं करूंगा, या लैक ऑफ नॉलेज आती है सामने। जी, हमारे जैसे लोग वास्तु की बात नहीं करेंगे, और पटरी पे हजारों की तादाद में वास्तु की किताबें लिख रही है। जी, जो 100 रुपए की किताब है उसमें उसने बता दिया कि भाई अगर तेरे कमरे के ऊपर बीम आ रही है तो तू वहां बांसुरी लटका दे। जी सर। घर में तेरे को अगर ऐश्वर्य लाना है, घर में तेरे को समृद्धि लानी है, तो लाफिंग बुद्धा को बिठा दे। जी, वो एक उसको आसान उपाय बता रहा है कि अपने टेबल पे नॉर्थ ईस्ट में तो लाफिंग बुद्धा बिठा देगा तो समृद्ध हो जाएगा। जी सर। वो उसको बता रहा है कि क्योंकि परेशान तो किसी और वजह से है, लेकिन उसको दिखाई दे गया कि तेरे सर पे पंखा लटक रहा है, पंखे के नीचे एक बीम है, उससे तनाव आएगा, तनाव बीम हमेशा टेंशन में होती है, वहां से तनाव आएगा, तो वो तनाव दूर करने के लिए क्या करे, तो वहां से लटका दे। जी सर। अब वो वहां पर लटका देता है, और तुम्हारे जैसे लोग कहते हैं हम तो वास्तु किताब को पढ़ेंगे नहीं। तो सर इसी से रिलेटेड अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा कि आईआईटी खड़गपुर में वास्तुशास्त्र को एकेडमिक में ऐड किया जा रहा है। तो फिर वही बात आ गई कि आर्किटेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ ही तो रहे हैं, फिर वास्तुशास्त्र को ऐड करने का मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानूंगा कि अगर हमको उन पंडितों या उन सब को रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र को प्रॉपरली भी सिखाना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि आर्किटेक्चर, बट लोग वो समझ नहीं पा रहे, तो वो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? लोगों में अवेयरनेस किस तरीके से जगा सकते हैं, या एकेडमिक में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं लोगों से उनकी जुबान में बात करूं। जी सर। ठीक, और यही एक ऐसा कारण था मैंने हिंदी में किताबें लिखनी शुरू करी और हिंदी में भी लिखता गया अंग्रेजी के साथ साथ। जी सर। अब आर्किटेक्चर को देखिए, सीरियस सोशल के जितने प्रोग्राम है सारे अंग्रेजी में। जी, जी सर। जितने आर्किटेक्चर कॉलेज है सबको अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। और मजेदार बात ये देखिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने किसी को अंग्रेजी बोलते देखा? नहीं सर। अगर तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन साइट है तो तमिल में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में, और मध्य भारत या उत्तर भारत में है तो हिंदी में, या कोलेक्टल लैंग्वेज चाहे भोजपुरी है चाहे अवधी है उसमें बात करते हैं। जी, तो आप क्यों उन लोगों को वंचित रखना चाहते हो आर्किटेक्चर से जिनको अंग्रेजी नहीं आती? जी, मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जब जेईई का पेपर हिंदी में भी हो सकता है, 7 भारतीय भाषाओं में हो सकता है, तो नाटा का पेपर हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? जी सर। और सबसे बड़ी चीज, आप नाटा के पेपर का अध्ययन कीजिए, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। अरे भैया तुम आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड देख रहे हो उसका, कि तुम उसकी अंग्रेजी की बोलचाल देख रहे हो? उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये तो दिखाओ कि मिस्त्री को कोई अंग्रेजी में समझा रहा हो। लोग कहते हैं जी दक्षिण भारत वालों को कठिनाई आएगी। अरे दक्षिण भारत वाले कहाँ बोलते हैं अंग्रेजी? जी सर। जो केरला वाला है मलयालम बोलता है, ठीक है, आंध्रा वाला तेलुगु बोलता है, वो कहाँ बोलता है अंग्रेजी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे? अब आर्किटेक्चर बैठ के अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, तो बालक के 5 साल कट जाते हैं, उसको नहीं समझ में आता, मास्टर 5 साल बोल के क्या चला गया। ये तो बेचारा इसलिए पास होता है कि अधिकतर ड्राइंग्स का इवैल्यूएशन होता है और थोड़ी पेपर्स के मार्क्स की वेटेज बहुत कम है। जी, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें वास्तु पंडितों को
एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि हिंदू हम में पढ़ाया जाए। आर्किटेक्चर क्या है, क्यों है, उसके लिए आम आदमी से जुड़े और हम उसके लिए सुलभता से उपलब्ध हो। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, यंग आर्किटेक्ट से बात होती है, तो वो कहते हैं जी हमारे इलाके में सिविल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सर्वेयर्स काम कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑफिस उन्होंने चला रखे हैं। पीछे कुछ साल पहले मैंने इस पे एक वीडियो भी डाला था। मैंने कहा वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट के या किसी भी काम के एक सर्टेन अमाउंट मांगते हो, मान लीजिए आप 50,000 रुपये जी, तथाकथित वास्तुशास्त्री या तथाकथित सिविल इंजीनियर या नक्शानिंद उसको 5,000 रुपए में कर देता है। जी, आप कहते हो नहीं मेरी पढ़ाई के तो 3 लाख रुपए साल का खर्चा है, 5 साल में 15 लाख रुपए खर्च हुए, 5 लाख लैपटॉप और किताबें खरीदने में खर्च करें, 30 लाख तो खर्च हो गए। जी, कम से कम मेरे को 40-50 हजार रुपए महीना तो कमाना है, तो मैं 5,000 रुपए में नक्शा कैसे बना दूं? आप 50,000 रुपए वाले क्लाइंट की वेट करते रहते हो और 5,000 रुपए वाले 100 क्लाइंट ले जाता है। जी सर। तो तुम्हें कोएक्स को, फर्जी आर्किटेक्ट्स को उन्हीं के गेम में बात करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब प्रैक्टिस कर की शुरुआत मैंने की, मैंने कभी नौकरी नहीं की, कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी पैसे की दिक्कत नहीं आई। ओके। मैं जब प्रैक्टिस करता तो जो सो कॉल्ड कोएक्स थे या नक्शा से, मैं उनसे 10 गुने पैसे लेता, 10 गुने। तो मेरे से क्लाइंट कहते थे अशोक जी आप बहुत ज्यादा पैसे मांगते हो, हम आपको पैसे को दे, मैं 40% एडवांस लेता था। जी, वो दे दे और हमें नक्शा हम क्या करेंगे? मैं उनको एक ही बात बोलता था, देखो मैं आप पर बचे हुए 60% का भरोसा कर रहा हूँ, आप 40% का मेरे पे भरोसा करो और मेरे से तब तक डिजाइन लेते रहना जब तक आप थक ना जाओ। देखिए आज तो आप कंप्यूटर से ड्राइंग बनाते हो, 5 मिनट में 6 अल्टरनेटिव बना सकते हो। जी सर। हम हाथ से बनाते थे बटर पेपर पे या गेटवे ट्रेसिंग पेपर पे, उसके बाद उसका अमोनिया प्रिंट निकालते थे और उसके बाद क्लाइंट को देते थे। जी सर। आज सोचिए अगर मेरे को किसी घर के 20 अल्टरनेटिव या 30 अल्टरनेटिव किसी को देने पड़ जाए तो मेरी कितनी सारी ऊर्जा उसमें खर्च होगी। जी सर। ऐसी नौबत कभी नहीं आती थी। अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट समझ रहा हूँ, दूसरे या तीसरे अल्टरनेटिव में प्लान अप्रूव हो जाता था। तो ये एक बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि उसका आपके ऊपर भरोसा जमे। तो वो तभी संभव है जब फर्जी आर्किटेक्ट का हम वहां मुकाबला करके 2 तरीके से, एक तरीके से कानूनी रूप से, जो नौजवानों के लिए संभव नहीं है कि वो अपना काम करे कि इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखाता फिरे, कंप्लेंट दर्ज कराता फिरे या इनसे व्यक्तिगत लड़ाई मोल लेता फिरे। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो आ रहा है और जो फर्जी आर्किटेक्ट पे जा रहा है, आप क्लाइंट से कहिए भाई मेरे से बनवा, उससे बनवा, जो तेरे को पसंद है उस पर काम कर और जितने पैसे वो कर रहा है उससे आधे पैसे मेरे से ले जा। अब मेरी नक्शे वाली किताब से 75 पैसे में नक्शा मिल गया ना लोगों को। जी सर। अब जिसने मैं नक्शा अशोक गोयल का लेके अपना घर बना लिया, भले ही उस बिल्डिंग के बाहर अशोक गोयल की नेम प्लेट नहीं लगी हुई कि आज अशोक गोयल है, लेकिन बना तो नक्शे अशोक गोयल के लिए है। जी सर। वो तो फर्जी आर्किटेक्ट के पास जाने से बच गया। जी सर। तो ये काम क्यों नहीं कर सकते? सो गाइज, ये था हमारा आज की चर्चा का पार्ट 1 विद आर्किटेक्ट अशोक गोयल। सेकेंड पार्ट के लिए आप हमारी पेड मेंबरशिप, जस्ट किडिंग, सेकेंड पार्ट विल बी कमिंग सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड नमस्ते।